Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. और जनाब स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ आई एम योर होस्ट अहमद हमाद एंड वी हैव विद अस सुहेल खान द स्टैटिस्टिशियन। हमारे हीरोज, आपको पता होगा पाकिस्तान सुपर लीग में जबरदस्त मैं कहता हूँ कि रिकॉर्ड जानते हैं क्रिकेट के हवाले से, तमाम स्पोर्ट्स के हवाले से। और मेरे फेलो कमेंटेटर काशिफ शब्बीर हमें ज्वाइन किया है। काशिफ, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, हम बात कर रहे हैं, हमने छोड़ा था जहाँ पे प्रोग्राम, और वो वही मौका था कि हम कह रहे थे कि फिंगर्स क्रॉस के 174 चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को विद 7 विकेट्स इन अच्छा, हैंड। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। पहले तो काशिफ भाई को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने कहा था उस प्रोग्राम में कि एक विकेट गिरेगी। तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ था, स्टीवन स्मिथ आउट हो गए थे। विकेट गिरा दी इन्होंने, विकेट गिरवा दी, और वो भी स्टीव स्मिथ की विकेट गिराई, की विकेट। मैंने आपसे कहा था एक विकेट लाजमी गिरेगी। एनीवेज, जब जबरदस्त टेस्ट मैच और इसमें सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंसेस ऑब्वियसली डिजर्व करते थे मैन ऑफ द मैच उस्मान ख्वाजा, who stayed at the wicket for 483 minutes in the first inning and 318 in the second, altogether 13 hours की बैटिंग, और पांचों दिन बैटिंग की उन्होंने इस मैच में, तो जबरदस्त रही। और एक बहस जो चल रही थी हमारी आपस में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, ये बेसबॉल क्रिकेट, उसका मुकाबला कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट से, और रिजल्ट तो खैर आया, वो वैसे भी आता अगर ये इस टाइप ऑफ क्रिकेट ना होती, लेकिन नेल बाइटिंग मैं कहूँगा, डाउन टू द वायर गया और कोई भी टीम जीत सकती थी। दोनों बहुत अच्छा खेली। जी काशिफ। पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा ना कि रिजल्ट तब भी आता, मेरा नहीं ख्याल रिजल्ट आता जिस किस्म की वो विकेट थी वहां पर। अगर इंग्लैंड जो है थोड़ा आहिस्ता खेलता, ट्रेडिशनल तरीके से और कन्वेंशनल तरीके से खेलता, तो वो ये मैच ड्रॉ होना था, क्योंकि बिल्कुल टिपिकल एशियन विकेट थी एजबास्टन की, प्योर बैटिंग ट्रैक, और जहां कोई ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी बैट्समैन बॉलर्स को। लेकिन इंग्लैंड ने अपनी गेम जो है वो बनाने के बाद जो है मैच को उस स्टेज में लेकर गए कि रिजल्ट आया। आप सेकेंड इनिंग में देख लेना कि विकेट्स गिरती गई, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड ने अपना जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है वो जारी रखा। लेकिन मैं समझता हूँ शायद कुछ ज्यादा एम्बिशियस था इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में, और ज्यादा को रैश शॉट्स खेली। आप उसकी जोनी बेस्टो की शॉट देख लें, आप उसकी जो रूट की शॉट देख लें, तो मैं समझता हूँ ये वो थी जो अवॉइड की जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो गेम खेली। लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज टू पैट कमिंस, द वे ही बैटेड, स्पेशली एज अ टेल एंडर, जिस हिसाब से उसने खेला, और उसने बैटिंग को कहते हैं ना, उनको हेड ऑन लिया बैटिंग बॉलर्स को, और जिस हिसाब से उसने बैटिंग की, बड़े ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ, बड़े ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ लेकर गया, और वहां पर वो गेम को लेकर जीतने में कामयाब हुआ। बेन स्टोक्स का शायद वो जो डिसीजन था ना, टू टेक द न्यू बॉल आफ्टर say 7 or 8 overs, I think that was a crucial decision. Had he taken the ball a bit earlier, the decision could have been a different story. हाँ, इधर वे मैं कहता हूँ कि नए बॉल से शायद वो एक और काशिफ कंफ्यूजन, बल्कि उनके लिए डायलेमा मैं कहूँगा कि बेन स्टोक के लिए था कि जिमी एंडरसन प्लेइंग इज 180th टेस्ट मैच विद 686 विकेट्स, वो रिदम नहीं था, वो फॉर्म नहीं थी, तो वो एक बॉलर शॉट रहे। हमें नजर आया कि ये आखिरी पेयर भी जब क्रीज पे मौजूद था ऑस्ट्रेलिया का, तो वो उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतना एक्सपीरियंस, मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस, और उनको इस वक्त अगर नहीं यूज करेंगे तो फिर कब यूज करेंगे। यार, आज एक प्रोग्राम में मेरी यही बहस हो रही थी, वहां मैंने एग्जैक्टली यही बात कही कि सेकेंड न्यू बॉल को जिमी एंडरसन से शुरू करना चाहिए था। देखें, एक तो क्रीज पे दोनों टेल एंडर्स और नए प्लेयर्स आए, नए बैटर्स आए क्रीज के ऊपर, उसके बावजूद आपने नई गेंद नहीं ली, और जब आपने ली तो आपने जिमी एंडरसन की बजाय ओली रॉबिन्सन को तरजीह दी कि उसको इस्तेमाल करें। कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी, कोई वाज़ेह मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जिमी एंडरसन के पास जो नई गेंद की मूवमेंट है वो मेरा ख्याल है अभी भी स्टुअर्ट ब्रॉड और ओली रॉबिन्सन से बेहतर है। शायद ये कुछ डिसीजन थे, लेकिन चूंकि आपको याद है ना, हम हमेशा बात करते हैं कि ये पोस्ट मैच डिस्कशन जो है वो ऐसे ही होती है, लेकिन उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट में क्या फैसले होने चाहिए, क्या होते हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सोहेल, आपकी तरफ आएंगे, और ऑब्वियसली एक ऐसा टेस्ट मैच
इसमें बहुत सारी नजरें थी। हमारी क्योंकि पाकिस्तानियों की ज्यादा थी, और वो हम बार बार यही बात कर रहे थे कि जब वो पाकिस्तान में आके ये बैस बॉल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट वो खेल कर गए, तो हम देखना चाहते थे कि अगेंस्ट द टॉप रेटेड टीम, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियंस, क्या वहां पे भी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। ऑलरेडी कर चुके थे, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे मैच का रिजल्ट किसी भी टीम के हक में हो सकता था, लेकिन इन द एंड जिस तरह रिकी पॉन्टिंग कह रहे थे कि जो कन्वेंशनल क्रिकेट है, जो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट है, जिस उस्मान ख्वाजा ने अपने जोन में रहते हुए अपनी गेम को चेंज नहीं किया, तो क्या ऐसे ही क्रिकेट खेली जानी चाहिए, या दूसरी टीम को अगर आप देखें और फिर उससे इंस्पायर होके या कैरिड अवे होके आप अपनी गेम को चेंज करें? देखिए, ये जो एशेज है ना, ये प्लेयर्स के और क्रिकेटिंग कैरियर को बनाता भी है और मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय भी कर देता है। यहाँ फॉर्म कर गए तो आप हीरो, नहीं किया तो जीरो। अब बात यह है कि देखें, यहाँ पे बात की देखिए पॉन्टिंग की, एक तरफ हमने सुना इस मैच की बात, हमने मैकलम को, स्टोक्स को, सारे इनके खिलाड़ियों के बयान आता है कि हम यही स्टाइल रखेंगे, जो भी जो की बातें थी वो। लेकिन फिर उनके चंद फॉर्मर कैप्टन भी एक बड़ा अच्छा, आज मैं पढ़ रहा, अच्छा तो नहीं लेकिन मतलब इसमें बयान पढ़ रहा था कि इंग्लैंड का काम क्या एंटरटेन करना है या मैचेस जीतना है टेस्ट क्रिकेट। तो इस तरह की बातें एक शिकस्त के बाद भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है, मेरे को बहुत ज्यादा शुरू हुई है लेकिन शुरू हो गई। अब नेक्स्ट टेस्ट मैच में इफ दे मैनेज टू कम बैक तो चीजें बड़ी मजे की रहेंगी, लेकिन अगर ये एशेज में सूरत हाल जो है वो इनके लिए हक में नहीं गई, शिकस्तों की तरफ चले गए, तो देखिए मैकलम का स्टाइल तो ये रहेगा। मैकलम मैकलम में जब वो न्यूजीलैंड के लिए भी खेलते थे तो उनका स्टाइल यही था, वो जहाँ भी खेले वो यही करते हैं। लेकिन फिर ये चीज बहुत ज्यादा तनकीद में आ जाएगी, जैसे मैंने कहा कि अगली अवेश इनके बाद जो है अगली सीरीज इनको फौरन ही इंडिया, फौरन तो नहीं मतलब नेक्स्ट सीरीज अगले साल ही इंडिया से पहले सीरीज थी अवे नहीं है, तो क्या होगा। लेकिन हाँ, अब जो ट्रेडिशनल क्रिकेट है वैसी बात है, एट दी एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह लास्ट डे खेला, कैसे शुरुआत की, पहले घंटे में सिर्फ 21 रन बने थे, बॉलैंड आउट हुए, आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहना चाहिए वो अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। पैट कमिंस और नेथन लाइन ने बहुत ही शानदार बैटिंग की, और ओली रॉबिन्सन देखिए कभी कभार आप साइकोलॉजिकल बयान देकर किसी पर अटैक करते हैं वो आपके ऊपर बैकफायर करता है। आपने उन्होंने बयान दिया कि ये तो सारे मतलब आखिरी जो तीन खिलाड़ी हैं वो सारे नंबर 11 है, तो फिर उसका 9th विकेट की पार्टनरशिप जो है वो हो गई 55 रन की, और फिर बड़े जो है ओली रॉबिन्सन पे बात हुई, पैट कमिंस और नेथन लाइन ने। बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने जो आखिरी दफा 250+ टेस्ट क्रिकेट में चेज किया था वो 2011 में किया था। वो पैट कमिंस का डेब्यू था और उसमें विनिंग चौका पैट कमिंस ने लगाया था, और उस इनिंग्स में भी उस्मान ख्वाजा ने 65 रन बनाए थे। इस दफा जब उन्होंने 250+ चेज किया, सेम चीज, पैट कमिंस विनिंग शॉट चौका, और उस्मान ख्वाजा ने उस इनिंग में 65 रन बनाए। मतलब तो 12 साल के बाद 1948, ऑस्ट्रेलिया ने 250 चेज किया इन टेस्ट क्रिकेट। जी जी, टेस्ट क्रिकेट में, और लास्ट टाइम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका क्या उन्होंने किया था, और उसमें भी उस्मान ख्वाजा मौजूद थे। पैट कमिंस का वो डेब्यू टेस्ट मैच था। और एक चीज है कि ऑस्ट्रेलिया ने जब किसी भी एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच जीता है तो उसके बाद मतलब 27 बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है एशेज जीत गई हो, और 6 बार वो उन्हें एशेज में हार हुई है। तो पहला टेस्ट मैच जीत गए, और जो हार हुई है उसमें 2005 भी शामिल है, वहां भी पहला टेस्ट मैच जीत गए थे और तो हार हो गई थी। और 1948 के बाद आप देखें, 1948 के बाद पहली बार उन्होंने एशेज में इतना बड़ा जो है वो टारगेट केक काउंट किया। ओ, 19 इट्स क्वाइट लॉन्ग, टॉम ब्रैडमैन का जमाना था और अब पैट कमिंस का जमाना है खैर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हैट्स ऑफ टू नेथन लाइन, पैट कमिंस, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, जिनकी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन इंग्लैंड अपनी अप्रोच वही रखी, बड़ा मजा आएगा। नेकअप कुछ बातें माइकल वॉन की भी अच्छी मुझे लगी कि इन कंडीशन में आपको विकेट कीपिंग में भी जो है वो बेन स्टोक्स को लेके आना पड़ेगा क्योंकि शायद बड़े मौकों पे जॉनी बेस्टो से कोई ऐसा लैप था कि उन्होंने चंद बड़े कमाल कैचेस दिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका कहना था कि बेन स्टोक्स को, शायद मेरा भी ये मानना है कहीं ना कहीं कि बेन स्टोक्स एज अ बैटर भी थोड़े संभल के खेलते हैं, पाकिस्तान भी आके खेले थे। लेट्स सी किस तरह उनकी जगह बनती है, किस तरह एडजस्ट किया जा सकता है उन्हें या नहीं। हमारे काशिफ। इसमें मैं बताऊं कोई एक जी बात जी। के, हम ये बात कर रहे हैं ना कि स्टैट्स ये बताते हैं कि इतने अरसे के बाद ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया इतना बड़ा टोटल। तो इस सब चीजों को आप 2 मिनट के लिए आप ये मकलम स्ट्रैटेजी और ये तेज खेलना इसको साइड पे कर दें। तो आप ये देखें कि इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा एक टोटल बनाकर दे दिया था। 280 से फोर्थ इनिंग में चेज करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। अंडर प्रेशर आपको खेलना होता है, विकेट में भी क्रैक्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये आप सारा क्रेडिट दें ऑस्ट्रेलिया को, द वे दे फॉट बैक स्पेशली आफ्टर लूजिंग ऑल द टॉप विकेट्स, और 8 विकेटें गिर गई हों और आपके पास आखिरी 3 प्लेयर्स हों और उस तरह आप अगर स्कोर पूरा कर लें
तो इसमें कोई बेसबॉल नहीं है, इसमें कोई मकलम नहीं है, इसमें कोई नए टेक्निक नहीं है। इसमें सारी जो है वो गेम मुझे लगता है कि नॉर्मल तरीके की गेम हुई। और उसमें यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो मैच बनाया और मैच बनाकर आखिर में लेके वो कैच पकड़ लेता अगर बेन स्टोक्स, तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन वो कैच मिस हो गया एंड टाइम पे, ना सिर्फ उससे मिस हुआ बल्कि जो रूट ने भी वो हाफ चांस मिला था पैट कमिंस का अपनी बॉलिंग पे कॉटन बोल्ड हो सकता था, वो भी उसने मिस कर दिया। तो इस तरीके से थोड़े बहुत चांसेस मिले ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया ने उसका भरपूर फायदा उठाया। जी हाँ, विद एप्लीकेशन, विद ऑब्वियसली सम लक ऑल्सो, ऑस्ट्रेलिया का दिन था और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीता। अदरवाइज पैट कमिंस बैटिंग करने आए तो मोर देन 70 नीडेड, और फिर जब नेथन लायन आए तो 54 नीडेड। तो ये एक अच्छी पार्टनरशिप, लेकिन ये थोड़ा सा कल चौथे दिन एंड पर लेके जाएं जब स्टीव स्मिथ आउट हुए और नाइट वॉचमैन आए स्कॉट बोलैंड। अब 40 बॉल्स उन्होंने खेली, 20 रन खुद बनाए और एक पार्टनरशिप उस्मान ख्वाजा। बड़ा फ्रस्ट्रेट किया उन्होंने इंग्लैंड के बॉलर्स को। और मैं इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी देख रहा था कि इंग्लैंड की जो लाइन और लेंथ थी वो नहीं समझ आई कि अगर आप इंग्लिश कंडीशन में, इंग्लैंड बॉलर बड़े आइडियल बॉल करते हैं कि बैट्समैन को फ्रंट फुट पे लाते हैं, ड्राइव खिलवाते हैं और स्लिप कॉर्डन में कैच आउट करवाते हैं। हमने यहाँ देखा कि लेग साइड पे कुछ ऐसी फील्ड प्लेसिंग मौजूद थी कि उसकी वजह से आपको नजर आ रहा था कि यार यहाँ तो विकेट नहीं गिर सकती, यहाँ आउट नहीं हो सकता। अगर बैट्समैन शॉट नहीं खेलेगा, बॉल को लीव करता रहे, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ऑफ स्टंप की लाइन पर आते और वहां पे आप ड्राइव खिलवाते तो स्लिप पे चांसेस थे। क्या कहेंगे काशिफ? देखें, पहली बात तो ये कि अगर मैं आपको लेकर जाऊं टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, वहां पर जो विकेट तैयार की गई थी इसी इंग्लैंड में, वो विकेट ऐसी नहीं थी, वो सपोर्टिंग विकेट थी, वो फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट कर रही थी। पहले दिन बिल्कुल लश ग्रीन ग्रास नजर आ रहा था उस विकेट के ऊपर, और यहाँ पर पहले दिन से विकेट जो है वो डेड नजर आ रही थी, फुल ऑफ रन्स नजर आ रही थी विकेट। और एक एक बयान में मकलम ने ये भी कहा था कि हम कोशिश करेंगे विकेट को थोड़ा और फ्लैट रखें ताकि रन्स जो हैं वो ज्यादा बने यहाँ पर। तो इसलिए नंबर वन तो ये है कि इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी तो थी, वो वापस इंग्लैंड को अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पे आना पड़ेगा, सपोर्टिंग विकेट बनाए, नंबर वन। नंबर टू ये है कि इनको मार्क वुड को वापस लाना पड़ेगा टीम के अंदर, प्रॉपर बॉलर्स लाने पड़ेंगे। इंग्लैंड का डाउनफॉल was only because of the bowling. They did not have the full arsenal of bowling. ना उनके पास फास्ट बॉलिंग में पूरे थी, ताकत थी। मार्क वुड भी नहीं थे, वोक्स भी नहीं थे। उसके बाद जैक लीच को भी इन्होंने प्रेफर किया, सॉरी मोइन अली को प्रेफर किया ओवर जैक लीच। आई थिंक दैट वाज अ बैड डिसीजन, आई वुड से दैट वाज नॉट अ वाइज डिसीजन, क्योंकि इतने अरसे से मोइन अली खेल भी नहीं रहे थे। ही वाज टोटली आउट ऑफ टच एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न। हाँ, T20 डेफिनेटली उसने खेला था, बट टेस्ट मैच इज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो इसलिए वो दोबारा से उनको बैक टू द बेसिक्स जाना पड़ेगा, अपने बॉलिंग स्ट्रेंथ पूरी लेकर आए, और उसके बाद हाँ एग्रेसिव क्रिकेट जरूर खेलें, एग्रेसिव माइंडसेट के साथ जरूर जाएं, लेकिन फिर आप देखिएगा रिजल्ट जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। सोहेल, ऑस्ट्रेलिया 282 4 साल पहले यहाँ पे शायद चेज नहीं कर पाया। और ये जो परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने के बाद एशेज में पहला टेस्ट जीतना और लीड लेना सीरीज में, कितना एक नफसियाती तौर पर ऑस्ट्रेलिया को एज हासिल हो जाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज? एज तो है। देखें, फिर जो अभी बात हो रही थी, पैट कमिंस ने पूछा था, पहले कहा कि भाई हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं, हमारी थी टीम ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, हमने सारे टेस्ट, हमने अवे एशेज नहीं जीती। पर अवे एशेज 2001 के बाद किसी ने भी नहीं जीती, तो बड़ा आइडियल चांस उन्हें मिल रहा है यहाँ पे स्क्रैप करने का अपॉर्चुनिटी। और बदला 2005 का, मतलब इस टेस्ट में जो बड़ी सिमिलरिटीज रही 2005 और वाले जिसके अभी अफ्रीका भी कर रहे हैं, वहाँ भी 282 थे, 2 रन से हार गए थे आखिरी विकेट पे, इसमें 281 से चेस डाउन हो गए हफ्ते के बाद। उसमें जो है वो ली और माइकल क्लेफ्टोविच थे यहाँ कमिंग लाइन पे, ये फिनिशिंग लाइन क्रॉस करा गए। ये भी थोड़ी देर पहले ये जो बात हो रही थी कि काशिफ ने बात की, देखिए ये वही, देखिए मैं भी इस बात से काफी एग्री करता हूँ। अगर जैक लीच इंजर्ड हो गए, नहीं खेल एशेज से बाहर, ठीक है, आप यहाँ पे किसी ऐसे स्पिनर को खिलाते जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं या एक्टिवली हैं। रेहान अहमद हैं, पाकिस्तान आकर भी खेले हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें, मतलब कि वो बहुत यंग है, बट ही उनमें कैपेबिलिटीज उनमें मैंने देखा है, आपने जो लाइव देखा,
कि वो प्रेशर सस्टेन करना जानते हैं मेरा ख्याल है। और एक ट्रम्प कार्ड होता मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक जबरदस्त एक ऐसे खिलाड़ी को वापस लेके आना जो आउट ऑफ रिटायरमेंट है, जिसने 2 साल से रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली, टेस्ट भी नहीं खेला, तो उसको आप लेके आए, फिर उनके हाथ की उंगली भी जख्मी रही। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी, जितना उनसे हो सका उन्होंने वो काम कर दिया, लेकिन यहाँ पे रेहान अहमद ने नहीं, तो फिर आप टॉम बेस्टर खिला देते, मैट पाकिंसन को खिला देते। ये सारे वो स्पिनर थे जो इंग्लैंड खेले भी हैं और रीजनेबल रहे हैं, मतलब मोर देन डिसेंट रहे हैं। मोइन अली को आपने शायद एक्सपीरियंस कैंपेनर के तौर पे तो खिला दिया, वो फैसला भी मार्कवुड के लिए तो खैर पहले दिन से बात हम कर रहे हैं, हमने यहाँ पे काफी जगहों पे बात की कि आपने गलती की। आप इस वक्त इंग्लैंड अफोर्ड नहीं कर सकता एशेज में कि एंडरसन और ब्रॉड को दोनों को आप खिलाएं एक वक्त। अब आपने एक टेस्ट दोनों को खिला दिया है। अब मेरा यह ख्याल है कि जो आखिरी 4 टेस्ट बचे हैं, 2 एंडरसन को खिलाने चाहिए और 2 ब्रॉड को खिलाने चाहिए, और बाकी जो उनके साथ बॉलर है रॉबिन्सन, वुड, वो जो है वो रहे हैं, या फिर वॉक्स और टंग जैसे, लेकिन इन दोनों को अगर आपने एक साथ खिला दिया, ब्रॉड फिर भी ठीक है, और एंडरसन जो अभी आपने बात की थी कि वो नए बॉल के बॉलर हैं, अब जिस उम्र के हिस्से में वो हैं, तो बेहतर यही है कि उनसे नई बॉल कराई जाए और जितना उन्हें यूटिलाइज करना है उसी के साथ किया जाए, क्योंकि अब वो सेमी न्यू बॉल या ओल्ड बॉल के साथ इतने अफेक्टिव नहीं रहे, और शायद अब इतनी वो नहीं रही चीजें। तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड को थोड़ी सी स्ट्रेटेजी जो बात है वो चेंज करनी पड़ेगी अपनी प्लेइंग 11 को लेकर। Kashif, test match is all about temperament, technique and obviously skills. और टेम्परामेंट की बात की जाए या टेक्निक की बात की जाए तो उस्मान ख्वाजा की इनिंग क्या जबरदस्त इनिंग। मैं दोनों इनिंग की बात करूं, पहली इनिंग में 140 और फिर इसमें दोबारा 60+ रन, और उनके साथ कैमरून ग्रीन जब तक खेल रहे थे तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्टेबल है। लेकिन फिर हमने देखा कि कटर्स की बात शुरू हो गई कि आपको अगर सीम और स्विंग नहीं मिल रहा तो बॉलर बड़ा अच्छा मिक्स कर रहे थे। और हम जो ड्यूरिंग कमेंट्री भी काफी बात करते हैं कि जब आपके पास मेन बैट्समैन है वो जितना मैच को डीप लेकर जाए, तब उसके बाद आप डिसाइड करें कि मुझे अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, साथ और बैटिंग करने वाले बैट्समैन नहीं है। लेकिन हमने देखा कि कैमरून ग्रीन के आउट होने के बाद एलेक्स कैरी से उम्मीदें थी, लेकिन उनकी इनिंग बड़ी पैनिक नजर आई, टेम्परामेंट का फुकदान नजर आया, और उन्होंने टारगेट करना चाहा जो रूट को। और जो रूट बड़े मैं इंटेलिजेंट बॉलिंग एक्सपीरियंस अगेन, जो कि जिमी एंडरसन के पास था, नहीं यूज किया इंग्लैंड ने। क्या कहेंगे इस 174 रन ऑन द फाइनल डे, ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग लक जरूर उनके हाथ में थी। जी, सबसे पहली बात तो आपने जो उस्मान ख्वाजा की इसमें कोई दो राय नहीं है। उस्मान ख्वाजा ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, और पहली इनिंग से ज्यादा इंप्रेसिव उसकी दूसरी इनिंग थी, जिसमें एक साइड पे विकेट्स गिर रही थी, विकेट सपोर्ट भी कर रही थी बॉलर्स को, और उसके बावजूद स्पिनर्स को खास तौर पर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना टेम्परामेंट बड़ा ही कूल एंड काम रखा और कैरिड अवे नहीं हुए वो किसी मौके पर भी, और इनिंग्स को बनाते चले गए। और एक मौके पर तो लग ऐसा रहा था जिस तरह ये अकेले ही गेम को ले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन एक बहुत ही अजीब सी शॉट खेलते हुए, बड़े ही लेजी शॉट खेलते हुए वो आउट हुए, और बड़ा अनफॉर्चुनेट रहे। लेकिन उसके बाद एलेक्स कैरी तक बिल्कुल ठीक मामला जा रहा था, लेकिन जो उसने जो रैश शॉट खेली, निकल के मारने की कोशिश की, पूरी बॉल के नीचे नहीं आ सका मुकम्मल तौर पर, वो एक गलत शॉट सिलेक्शन थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा क्राइसिस में चला गया और थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हुई। अदरवाइज कैरी तक मुझे लगा ऐसा रहा था जिस तरह मैच बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आपने देखा होगा कि गेंद को इतनी मूवमेंट भी गेंद में नहीं नजर आ रही थी। बेन स्टोक्स ने विकेट जरूर ली, लेकिन एक बस वो अच्छी लाइन और लेंथ की वजह से उसको विकेट मिल गई, अदरवाइज मूवमेंट कोई नहीं थी विकेट के अंदर। और उसके बाद जो जो थी ना नई गेंद लेना, मेरा ख्याल है दैट वाज द डिफरेंस। अगर उस वक्त जब जो रूट ने आखिरी विकेट ली, मुझे लग ये रहा था कि शायद ये हमने लेट कर दिया, इंग्लैंड को नई बॉल ले लेनी चाहिए, लेकिन वो अचानक विकेट मिल गई। वो विकेट मिल गई तो थोड़ा और हौसला बढ़ गया बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक ने जो है वो एक दो और ओवर निकाल दिए, शायद वो पहले ले आते तो शायद गेम किसी और रुख बैठ जाती। काशिफ, आपका इंग्लैंड को सपोर्ट करना हमें बात समझ आती है, क्योंकि आपके कुछ बड़े फैंस, बड़े दोस्त आपके वहाँ पे मौजूद हैं। मुल्तान में आपकी उनके उनके साथ मुलाकात भी हुई। मैं बात कर रहा हूँ बारहवीं आर्मी की, जो ट्रम्पेट ट्रम्पेट प्ले करते हैं, तो आप ऑब्वियसली उसी वजह से ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे होंगे, आपकी एफिलिएशन है ऑब्वियसली। नहीं, मैं असल में जो ये स्टाइल ऑफ क्रिकेट है ना, जो एग्रेशन है क्रिकेट की, और जो इन्होंने टेस्ट मैच को वापस जिंदगी डाली है,
मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में क्रिकेट प्लेइंग नेशन जो है वो इस तरह की क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान ऐसे ही क्रिकेट खेले, इतनी एग्रेसिव क्रिकेट खेले। आप देखें अभी इन्होंने हाल ही में आयरलैंड के साथ जो मैचेस खेले हैं वो भी मैंने फॉलो किए, मैंने उनकी बैटिंग भी देखी। मैं इंजॉय करता हूँ उनकी बैटिंग को, उनकी एग्रेशन को, उनकी पॉजिटिव इंटेंट को बड़ा मैं इंजॉय करता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंग्लैंड जो है वो जीते, ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीते, ताकि दुनिया इसको फॉलो करे। आप याद रखें कि अगर ये इस तरीके से टर्न अराउंड ना हुआ टेस्ट क्रिकेट का, तो T20 जो है वो क्रिकेट को डेफिनेटली खा जाएगी, जिस तरह वनडे को खा गई है T20 टेस्ट मैचेस को भी खा जाएगी। इससे टेस्ट मैचेस को थोड़ा सा रिवाइव करने की जरूरत है। सोहेल, आपकी तरफ आऊंगा। 1-0 डाउन इंग्लैंड, क्या टीम में चेंजेस नजर आ रही हैं? एक तो हमें नजर आएगा कि शायद जिमी एंडरसन ना हो, मोइन अली ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या विनिंग कॉम्बिनेशन को जारी रखेगा? ऑस्ट्रेलिया की क्या आपको नजर आता है कि ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी क्या होगी? ऑस्ट्रेलिया इसी तरह मिचेल स्टार्क बाहर बैठे हुए हैं, उनकी टीम में जगह बनती हुई नजर आती है। सोहेल, आपकी तरफ आपने ज्वाइन कर लिया। सोहेल, मैं विनिंग कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। 1-0 इंग्लैंड डाउन है, क्या देखते हैं कि कोई चेंजेस हो रही है इंग्लैंड टीम में? जिमी एंडरसन, मोइन अली? देखिए, चेंजेस तो होंगी, मेरा ख्याल है चेंजेस बिल्कुल मुतवक्के हैं। और मोइन अली की जगह लेट्स सी क्या रेहान अहमद की किस्मत खुलती है या नहीं। मैं तो चाहूंगा खुले, रेहान अहमद करें, क्योंकि वो हम्म। पार्किंसन वगैरह से तो बेहतर है, वो टॉम बेस्ट डॉक्सन से तो बेहतर। दूसरी तरफ वुड आ जाएंगे मेरा ख्याल है एंडरसन की जगह। और ये दो चेंजेस मेरे ख्याल से मुझे नजर आ रही हैं, बाकी तो फिलहाल नहीं। और हाँ, कमबैक करने की बड़ी कोशिश करेगी इंग्लैंड की टीम, मजा आएगा उसका मैच में, लॉर्ड्स में है। और हमारे यहाँ क्योंकि मुफ्ती की छुट्टियां भी होंगी उन दिनों में, तो बड़ा एंजॉय करेंगे लोग खानों के साथ साथ, जबरदस्त के साथ। आपको अगर ऐसे मजा भी आता है, अगर तो कहता हूँ ऐसा जो असल मजा होता है कि आप ऐसे एंजॉय करें छुट्टी वाले दिन रात के टाइम बैठे इसको, तो हम्म। बड़ा मजा आएगा। और इंग्लैंड कम बैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं स्टिल, मेरा जो दिल है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। मतलब जो नफसियाती ऑस्ट्रेलिया, बर्तरी ऑस्ट्रेलिया ने हासिल कर ली है, वो हावी हो सकता है इंग्लैंड के ऊपर। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शायद क्या मिचेल स्टार्क आएंगे या नहीं, ये एक अहम सवाल है। या अभी अनचेंज टीम के साथ जाएंगे, या ये भी कोई चेंज कर सकते हैं। बॉलिंग तो ठीक ठीक रही है, सब बॉलर ने की है, तो शायद स्टार्क को ना खिलाएं और सेम टीम के साथ चले जाएं। काशिफ, बैटिंग की बात करें, मार्नस लबुशेन, मैं कहूंगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और स्पर्स टेस्ट की मतलब 4 इनिंग्स अगर आप देख लें तो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। क्या ऑस्ट्रेलिया उनकी जगह किसी और ऑप्शन पे सोच सकता है? डेविड वार्नर की जगह या इनकी जगह, इन दोनों की जगह? क्योंकि इन दोनों की कोई नहीं ऐसी परफॉर्मेंस नजर आई कि टेस्ट मैच में ये बड़े इनके पिलर्स थे बैटिंग लाइनअप के। नहीं नहीं, बहुत जल्दी आप कर रहे हैं। अब डेविड वार्नर, लेबुशेन, इनके लिए 2-3 मैचेस में स्कोर ना करना, एक सीरीज में स्कोर करना बहुत छोटी बात है, और कोई इश्यू नहीं है। इसको डेफिनेटली इनके साथ जाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, और जाना भी चाहिए। और उसके साथ जो मुझे सिर्फ एक चेंज नजर आती है ऑस्ट्रेलिया में, वो है मिचेल स्टार्क का वापस आना। मिचेल स्टार्क डेफिनेटली वापस आएंगे अगले टेस्ट मैच में। और आप याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया की रोटेशनल, क्या कहते हैं उसे, रोटेशनल पॉलिसी होती है। वो हम्म। बॉलर्स को और बैट्समैन को चेंज करते रहते हैं, इसलिए नहीं कि वो आउट ऑफ निक या आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, बल्कि वो फिटनेस को बरकरार रखने के लिए इनको चेंज करते रहते हैं। तो मिचेल स्टार्क वापस आएंगे, शायद बोलैंड को रेस्ट करवाए पैट कमिंस, और उसके बाद अगर मिचेल स्टार्क आए तो बॉलिंग स्ट्रेंथ और बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और कोई पता नहीं है कि ग्रीन को रेस्ट करवा कर तो वो मिचेल स्टार्क को अंदर ले आए, क्योंकि ग्रीन ने बैटिंग में इतना कोई खास परफॉर्म नहीं किया, बॉलिंग भी उनकी कोई इतनी इंप्रेसिव नजर नहीं मुझे आई। तो हो सकता है, लेकिन मिचेल स्टार्क का डेफिनेटली टीम में कमबैक जो है वो मुझे नजर आ रहा है। और इंग्लैंड की साइड से सोहेल ने बिल्कुल आपको सही बताया, यही मुझे भी चेंजेस नजर आती हैं कि ये चेंजेस डेफिनेटली होंगी इंग्लैंड की साइड में। कैमरून ग्रीन गली के स्पेशलिस्ट फील्डर, अगर हम 80s की बात करें, वेस्ट इंडीज की रॉजर हार्पर हुआ करते थे और हाँ, गली में, जबरदस्त। और वैसी फील्डिंग इनकी भी नजर आई, तवील कामत है और रीच बहुत अच्छी है और एंटिसिपेशन बहुत अच्छी है। इस पोजीशन पे आपको बड़ा जबरदस्त अलर्ट होना पड़ता है। ऑलराउंडर तो है काशिफ, लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद बोलैंड की जगह या जॉश हेजलवुड की जगह स्टार्क आ सकते हैं, लेकिन आप, हाँ, वैसे आपकी राय ग्रीन है? की जो जगह अगर कोई आ सकता है मेरा ख्याल है, तो क्योंकि ऑलराउंडर की जगह के बाद एक और ऑलराउंडर मिचेल मार्श है, शायद वो कभी अगर अगर जरूरत पड़ी तो वो आ जाएंगे। क्योंकि ग्रीन की अगर ड्रॉप कर गए और स्टार्क उनकी जगह है, तो बैटिंग बहुत ज्यादा ही वीक हो जाएगी, नंबर 6 पे आके एक तरह से वो हो जाएगी। अब मेरा ख्याल है तो हाँ, ये जरूर है कि बॉलैंड की जगह तो आ सकते हैं या हेजलवुड की जगह तो आ सकते हैं।
और कैमरन ग्रीन एक ऐसे ऑलराउंडर है जिनपे बहुत ट्रस्ट करती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, और शायद इनको बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट बनते हुए देख रहे हैं, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि फ्रेंचाइजीज में भी हमने देखा रिसेंटली। और ऐसे में तो बड़ी रेगुलर क्रिकेट रुके नहीं है। मार्च से आप अंदाजा कीजिए कि फरवरी में हम्म ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया गई, वहां हम्म ग्रीन ने 4 टेस्ट खेले, फिर वनडे हम्म टीम में साथ थे वो खेले, बगैर रेस्ट किए हुए वहीं रहे, पूरा आईपीएल खेले, फिर आईपीएल खेलने के बाद डायरेक्ट यहाँ आके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले और एशेज का पहला टेस्ट मैच खेले। तो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिला है ग्रीन। लेकिन बड़ी की पोजीशन पे बैटिंग करते हैं और ऑब्वियसली बॉलिंग अच्छी करते हैं। मैं इनको अब उस लेवल का तो नहीं कहूंगा कि साउथ अफ्रीकन या कैलिस, लेकिन पोटेंशियल है इनमें बहुत अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया हमेशा से तमाम शोबों में ऑलराउंडर्स की बात करें, बैट्समैन बॉलर की बात करें, जिस तरह सोहेल ने अभी कहा काशिफ कि मिचेल मार्श भी है इस टीम में, और हमें पता है कि कितना डिस्ट्रक्टिव है शॉर्टर फॉर्मेट में। क्या ऑस्ट्रेलिया मिचेल मार्श के हवाले से सोच सकता है, या विनिंग कॉम्बिनेशन ही रहेगा ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया का मुझे लगता है ऐसा है कि शायद एक बॉलिंग में एक आध चेंज होना मुझे नजर आता है। बैटिंग में मुझे नहीं लगता कि वो चेंज करेंगे, क्योंकि बैटिंग उनकी बड़ी बड़ी स्ट्रांग है। आप डेविड वार्नर को नहीं निकाल सकते। डेविड वार्नर का प्रेशर ही जो है वो बहुत ज्यादा है अगली टीम के ऊपर। स्मिथ नहीं जा सकता, ट्रेविस हेड बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेबुशान नो प्रॉब्लम, एक आध मैच नहीं अच्छा खेले कोई इशू नहीं, वो भी कम बैक डेफिनेटली करेंगे जिस कैलिबर का वो प्लेयर है। तो बैटिंग साइड तो बड़ी स्ट्रांग है उनकी, और बॉलिंग में उनको बस एक चाहिए, वो मिचेल स्टार्क, वो वापस आएंगे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चेंज होंगे। आप नेथन लायन का मुतबादिल उनके पास कोई नहीं और ना ही होगा, जितनी अच्छी वो बॉलिंग कर रहे हैं। इंग्लैंड में हाँ खातिर खा चेंजेस होंगी डेफिनेटली, क्योंकि इंग्लैंड को जरूरत है अपनी बैटिंग को भी स्ट्रेंथन करने की और अपनी बॉलिंग को भी, खास तौर पे बॉलिंग को स्ट्रेंथन करने की बड़ी अशद जरूरत है इंग्लैंड को। काशिफ, सोहेल के पास लेकिन जाने से देखना पहले हमारा ये आपसे भी होगा, हमारा ये भी आपसे एक देखना होगा सवाल कि मैं और अगले करूंगा मैच के काशिफ। लिए विकेट विकेट कैसी बनाते हैं वो। बिल्कुल, मैं सोहेल के पास जाने से पहले आपसे एक सवाल और करूंगा काशिफ। वो ये कि जी आप क्योंकि बैटिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं और विकेट कीपिंग भी करते हैं, आपको इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी नेगेटिव लगी कि डाउन द लेग साइड रिप केज में बॉल करना और लेग साइड को पैक करके, बजाय इसके कि इंग्लैंड, जिस हमने मैंने आगाज में भी कहा, कि ड्राइव पे बैट्समैन को लेके आता, फ्रंट फुट पे लेकर आता और वहां से स्लिप कॉर्डन को यूज करता? हमेशा ऐसे हिस्ट्री रही है इंग्लैंड की। नहीं, स्ट्रैटेजी जो थी इंग्लैंड की वो कामयाब हो गई थी ना। आप देखें बेन स्टोक्स को कैच दे दिया था पैट कमिंस ने, वो तो 1 इंच और अगर पीछे खड़ा होता बेन स्टोक्स तो वो कैच लेने में कामयाब हो गया था। आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है। हमेशा याद रखें कि आपको एक साइड ऑफ द विकेट जो है वो बॉल करके पैक करके बॉलिंग करने में ही कामयाबी होती है। आप ये नहीं कर सकते कि आप विकेट की दोनों तरफ जो है वो गेंदों को घुमाएं। तो स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी थी। डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग लिया हुआ था, डीप मिड विकेट लिया हुआ था, और एक फील्डर जो था वो डीप स्क्वायर लेग से थोड़ा सा दरमियान में था। दोनों फील्डर्स एक ही लाइन में खड़े हुए थे। तो ये एक नई स्ट्रैटेजी है बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स हमेशा इसी तरीके से खेलते हैं, और शॉर्ट पिच बॉलिंग करी जा रहे थे। इन्होंने पकड़ तो लिया था पैट कमिंस को, लेकिन पैट कमिंस का दिन था वो। एक्चुअली ये जिस दिन लेकिन प्लेयर का दिन हो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उससे। लेकिन काशिफ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप ऑफ स्टंप के बाहर बैट्समैन टेम्प्ट करता है, और लेग स्टंप डाउन द लेग साइड शॉर्ट पिच बॉल, बैट्समैन जो है वो बॉल को छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं। तो बेहतर होता है कि ऑफ स्टंप के बाहर उसको कमिट कराते, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में उसको कमिट करवाते। वो ज्यादा अच्छी लाइन और लेंथ थी, बजाय इसके कि डाउन द लेग साइड और वहां पे पैक करके वहां पे बैट्समैन शॉट ना खेले। यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर बैट्समैन जाता है खेलने, ट्राई करता है। लेकिन लेकिन आप देखें ना, फर्स्ट इनिंग में पैट कमिंस को उन्होंने इसी तरीके से आउट किया भी था ना। एक मिस क्यू हुआ और मिड विकेट पे उन्होंने कैच ले लिया। फिर मैं वही आपको बात करूंगा कि वो कामयाब हो गए थे। बेन स्टोक्स ने विकेट ले ली थी पैट कमिंस की, लेकिन वो कैच नहीं हो सका जिसकी वजह से वो रह गया। लेकिन ऑफ पे वो बहुत अच्छा खेल रहा था पैट कमिंस, नहीं छोड़ रहा था वो किसी बॉल को। ओके, और जनाब सोहेल की तरफ जाएंगे। सोहेल, ओवरऑल तो देखा जाए कि बड़ा अच्छा खेली दोनों टीमें, क्राउड ने बहुत एंजॉय भी किया। लेकिन जब हम पोस्ट मैच देख रहे थे, रिव्यू ग्राउंड में खड़े होके, नासिर हुसैन खड़े थे, रिकी पॉन्टिंग के, केविन पीटरसन, तो नजर आ रहा था मायूसी इंग्लैंड की जानिब से। लेकिन रिकी पॉन्टिंग तो एंजॉय कर रहे थे कि फिर 1-0 अप, और अपने अंदाज में खेलकर उन्होंने ये प्रूव किया कि टेस्ट क्रिकेट इसी अंदाज में खेलनी चाहिए।
हाँ मायूसी है, जैसे मैंने कहा ना, इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक होता है, जो मैंने अपने पहले भी बात की थी, स्टार्ट हुआ है, मायूसी तो है, खुल के नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जैसे मुझे बड़ा ही मुझे मजा आया पढ़ के कि इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट में एंटरटेन करने के लिए काम नहीं है, जितना भी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आएगा। अब मजा आएगा, ये असल मजा तब आएगा जब हम 2-3 टेस्ट मैच और गुजर चुके होंगे, के बाद क्या रिजल्ट आता है। मतलब असल में अगर एशेज हार गया, खुदा ना खास्ता इंग्लैंड को, मतलब खुदा ना खास्ता नहीं, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ कि हार जाए, सच्ची बात है, मैं तो इन फेवर हूँ कि ऑस्ट्रेलिया हरा दे, मजा आ जाए, ये भी खुदा ना खुदा ना खास्ता अगर कह खास्ता पे दिया। आ गए हैं, सुहेल भी खुदा ना खास्ता पे आ गए। तो फिर क्या होगा, फिर क्या ये बस बॉल पे ये लोग जो आज बाबा के नारे लगा रहे हैं, इतनी बातें क्या उस वक्त भी करेंगे, क्या उस वक्त भी ये कहेंगे कि एशेज। आप ये देखिए कि 2013 में मिचेल जॉनसन ने ऐसा परेशान किया जोनाथन ट्रॉट, उनका कैरियर खत्म हो गया, साइकोलॉजिकल इश्यूज में आ गए। ग्रैम सोन के एक ओवर में 22 रन बने, अच्छी खासी क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी फौरन रिटायर हो गया, ड्यूरिंग एशेज रिटायर हो गए। उसके अलावा कई ऐसे किस्से हम बात कर सकते हैं, माइकल असल्टन का कैरियर खत्म हो गया, मतलब जो एशेज में नहीं कर सके, पिछली सीरीज तक के हीरो थे, अब एशेज में नहीं करेंगे। मिचेल जॉनसन अगर 2013 के एशेज के हीरो थे तो 2015 के एशेज के जीरो थे, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी उसके बाद। तो ये मेक इट और ब्रेक इट है, ये जितना ही अच्छा करें, अगर आपने एशेज में अच्छा नहीं किया तो आपकी सारी पिछली अच्छाइयों को, सॉरी टू से, हम इंडिया पाकिस्तान के मैच में भुला देते हैं ना, तो बात है कि यहाँ पे ये फैक्टर कॉमन है, ये कॉमन फैक्टर है जो पाकिस्तान इंडिया में है, वही इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पे भी सेम चीजें हो जाती है। मजा बिल्कुल, आएगा राइवलरी जो भी कुछ होगा। राइवलरी तो है, और वही हम कल भी यही बात कर रहे थे, बाकी दिनों में भी हमने यही कहा कि अगर जो भी टीम जीतेगी तो वो पेन जो है, वो उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी कंट्री की, उनके उनके लवर्स की, क्रिकेट लवर्स की, फैंस की, वो बहुत प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर को सस्टेन करना कोई इतना आसान नहीं है। क्या इंग्लैंड सस्टेन कर पाएगा? लेट से कि इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाता है, तो क्या इंग्लैंड कुछ सोचने पे मजबूर होगा, काशिफ? मैं नहीं मानता कि इंग्लैंड सोचने में मजबूर होगा। मतलब आप इंग्लैंड कह रहे हैं ऐसे कि ही एशेज खेलता है। चली जाए, एशेज इंग्लैंड हार जाए, लेकिन इंग्लैंड खेलेगा इसी अंदाज में, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है इंग्लैंड इंग्लैंड जो है वो इसी स्टाइल में खेलेगा और इसी तरीके से खेलेगा। और आप देखिएगा कि बाकी मुल्क भी इस चीज को फॉलो करेंगे, और मैं चाहता भी हूँ, शायद मैं बायस्ड हूँ, शायद हम्म। मैं बायस्ड हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाकी सारे मुल्क इसी चीज को फॉलो करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंग्लैंड इस चीज को बिल्कुल ना छोड़े, इसको फॉलो करता रहे, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है इंग्लैंड। और इंग्लैंड आप देखें ना, पिछले एशेज से कंपेयर करें इस एशेज को, तो उसमें इंग्लैंड का क्या हाल था, 60-70 पे पूरी पूरी टीम इंग्लैंड की आउट हो रही थी, और इंग्लैंड करीब भी नहीं जा रहा था ऑस्ट्रेलिया के। ये तो मैच आप ऐसे समझेंगे जिस तरह बैडमिंटन में अगर एक प्लेयर, दो प्लेयर्स का मैच हो रहा हो, कोई 21 और 19 से कोई मैच हार जाए तो उसको हारना नहीं कहते, ओके। उसको कहते हैं कि बस एक पॉइंट आगे पीछे था। तो ये भी एक पॉइंट आगे पीछे था, एंड ऑफ द डे, इसलिए कोई इतनी काशिफ, बुरी शिकस्त नहीं है। काशिफ, एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर करता है, रिजल्ट देखा जाएगा कौन सी टीम जीती। और रिजल्ट तो के साथ उसमें साथ एक और उसमें चीज भी उसमें मैटर करती है। इनके उसमें उनके एग्रेशन का नुकसान नहीं है ना, उसमें तो बस इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की लक थी जो वो बच गया, अदरवाइज तो इंग्लैंड ले गया था। इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी जो हम बात कर रहे थे कि 393 पे इंग्लैंड ने क्यों डिक्लेयर कर दिया, हाँ, ये चीजें इंग्लैंड को थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेंगी, थोड़ा ओवर एम्बिशियस जो हो जाते हैं ना, उस चीज को थोड़ा रोकना पड़ेगा। कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 250-60 पे डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान को टारगेट दे दिया कि जी आओ खेलो, ये पाकिस्तान नहीं था। अगर वहां पर वो 393 पे डिक्लेयर ना करते और रूट को खेलने देते थोड़ा सा और 425, 30, 50 बना लेते, तो गेम बदल सकती थी। ये चीजों को थोड़ा सा देखें, अदरवाइज द वे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आई थिंक दे शुड कंटिन्यू। सर, सारी दुनिया इस स्टाइल ऑफ क्रिकेट को देख रही है, क्या क्या बाकी टीमें इससे सबक सीखेंगी कि क्रिकेट इस तरह खेली जाए, या जिस जो आपका अपना कंफर्ट जोन है आप उसी में रहें? बिल्कुल। अच्छा, इस बात से आने से पहले मैं बताऊँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो न्यूज आज की, 2 पॉइंट भी माइनस हो गए स्लो ओवर रेट पे दोनों टीमों के। तो अभी वर्ल्ड टेस्ट जब शुरू ही हुई है, इंग्लैंड का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, उन्होंने -2 से शुरू किया है, एक तो मैच भी ओके। हार गए, मतलब -2 पे उनका स्टार्ट होगा। अब 3-9, हाँ ये मतलब ये टर्निंग पॉइंट था, मैच तो टर्निंग पॉइंट ही इस मैच के बहुत सारे। बट आई थिंक ये वो जो 50, 60, 30, 40 जो रन बनते हैं वो बन जाते हैं, ये थोड़ा सा दूसरी दफा हो गया इस साल में कि पहले दिन इनिंग्स डिक्लेयर की मैच हार गए। और मतलब इसके अलावा भी जो है वो ये सूरत रही है। दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट जो है वो मामला ये रहा कि आपने कहा, अच्छा अगर हम मुझसे जाती रहे पूछे तो मैं तो मतलब वही जो एक ट्रेडिशन है
टेस्ट क्रिकेट का कॉपी बुक स्टाइल को पसंद करता हूँ, मतलब ज़ाती तौर पे। लेकिन हाँ, काशिफ की वो बात भी अपनी जगह गलत तो नहीं कहा जा सकता कि आजकल जो हालात हैं, जो लोग हैं, जो कमर्शियल जो मामलात हैं, उन सब सेक्टर में देखें तो टर्न अराउंड हो रहा है चीज़ों का। बांग्लादेश ने तो अडॉप्ट किया, हमने जो इस दौरान क्रिकेट देखी है, फिर श्रीलंका ने अडॉप्ट करते हमने कोशिश की है जितना उनसे हो सका। इंडिया ने भी कहीं ना कहीं अपने मुल्क में कोशिश की। तो टीमें कर तो रही है फॉलो कहीं ना कहीं। अब लेकिन शायद जिस हद तक इंग्लैंड करे उस हद तक कोई भी टीम नहीं करेगी। अगर इंग्लैंड 5 रन की औसत बनाएगा तो बाकी टीम अराउंड अराउंड 4 के करीब करीब जाएंगे। लेकिन हाँ, चीजें हो रही हैं, फर्क अभी भी पड़ना शुरू हुआ है। ऐसा ऐसा भी जो आने वाले सीरीज है, पाकिस्तान श्रीलंका, इंडिया वेस्ट इंडीज, ये 2 बड़ी अहम सीरीज आएंगी जुलाई में, जो एशेज के साथ साथ चलती रहेंगी। उसमें क्या होता है देखना पड़ेगा आपको। लेकिन मुझे बांग्लादेश को मैंने अडॉप्ट करते देखा कैसे उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ जो भी टेस्ट मैच था, मैंने एक बनाए थे, 425 रन बनाए थे। तो खैर उस लिहाज से तो ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिशन है ना, जो हमने देखा है क्रिकेट का कॉपी बुक स्टाइल, वो जो टेक्निक और डिफेंसिव स्ट्रोक को देखकर चेयर करना क्राउड का, वो सारी चीजें। Right जी, it's a matter of playing conventional cricket और entertaining cricket. लेकिन end of the day cricket जो है वो सबके लिए है। काशिफ का पॉइंट भी बड़ा वैलिड है कि एग्रेशन आनी चाहिए, बोरिंग मैचेस नहीं होने चाहिए, मैचेस ड्रॉ हो जाते हैं, लोग ग्लूड होते हैं टीवी स्क्रीन के साथ, लोग स्टेडियम्स में आके मैच देखते हैं, तो एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली। लेकिन अगर बैलेंस हो जाए बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन इन सारे स्टाइल को अपनाने के लिए अगर आप बेसबॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आपके पास इंग्लैंड जैसे रिसोर्सेज होने चाहिए। अदरवाइज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और हम चाहें कि हम एग्रेशन से खेलें तो वो आपको फायर बैक कर सकते हैं। एंड ऑन दिस नोट मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा। वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, गुड बाय फ्रॉम स्पोर्ट्स 360। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.